एवं मैं मनोज कुमार, आचार्य लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर, फिजिक्स लेक्चरर। आज जो हमारा टॉपिक है कक्षा 11 के लिए लेसन द्रवों का प्रवाह, उसके अंदर टॉपिक है बहते हुए तरल के यांत्रिक गुण। अब इसमें सबसे पहले तरल, आप सब जानते ही हैं, तरल के अंदर जो बहता हो वो तरल है, तो उसमें द्रव और गैस दोनों तरल के अंतर्गत आती हैं। अब हम इस लेसन में पहले द्रव के बारे में बात करते हैं। धारा रेखी प्रवाह, स्ट्रीमलाइन मोशन। आपने देखा होगा जब हम घरों में अपनी पानी की टंकी खोलते हैं, तो अगर हम पानी की टंकी धीरे खोलते हैं तो पानी बिल्कुल एक धार के रूप में चलता है, और जब हम उसे तेज़ी से खोलते हैं तो वो उबड़ खाबड़ पानी गिरता है। तो स्ट्रीमलाइन धारा रेखीय मोशन जो धारा के रूप में हो, परिभाषा इसकी किस प्रकार दी जा सकती है? किसी नली के एक ही बिंदु से गुजरने वाले सभी कण यदि एक ही पथ से जाएं तो ऐसे प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। और इस नली को, जिस नली के अंदर से ये द्रव प्रवाहित हो रहा है, इसे धारा रेखी नली कहते हैं। अब इसके गुण क्या क्या हैं धारा रेखी प्रवाह के? इसके अगर किसी भी बिंदु पर मैं स्पर्श रेखा खींचूं धारा रेखा के, तो वो प्रवाहित द्रव की दिशा को बताती है। इसका धारा रेखा का पथ सरल रेखा भी हो सकता है, वक्राकार भी हो सकता है। धारा रेखाएं, कोई भी दो धारा रेखाएं, जैसे एक रेखा खींची है, दूसरी रेखा में खींचो, तो ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। क्यों नहीं काटेंगी? क्योंकि अगर काटेंगी तो कटान बिंदु पर उसके वेग की दो दिशाएं आ जाएंगी, फिर वो प्रवाह धारा रेखीय नहीं रहेगा, ये असंभव है। इसलिए कभी भी दो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। अब देखो आप, यहाँ ये धारा रेखाएं दूर दूर हैं, यहाँ धारा रेखाएं पास पास हैं, तो जहाँ धारा रेखाएं पास पास होंगी वहाँ द्रव का वेग उतना ही अधिक होगा। जहाँ धारा रेखाएं दूर दूर होंगी वहाँ द्रव का वेग कम होगा। एक बिंदु की बात करें, इस बिंदु से जितनी भी धाराएं ये गुजरेंगी, वेग एक बिंदु पर निश्चित रहता है, जबकि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर वेग भिन्न भिन्न हो सकता है। उसी धारा रेखा के यहाँ पर वेग अधिक होगा और यहाँ पर वेग कम होगा, लेकिन एक बिंदु पर वेग नियत रहेगा। अब इसके बाद दूसरा प्रवाह आता है प्रक्षुब्ध प्रवाह। अगर प्रवाह धारा रेखीय नहीं है तो फिर वह प्रवाह प्रक्षुब्ध प्रवाह कहलाता है। इस प्रवाह, यह प्रवाह अनियमित, अव्यवस्थित होता है, इसमें धारा रेखाएं नहीं बनती, यानी जो धारा रेखीय प्रवाह नहीं है वह प्रक्षुब्ध प्रवाह है। अब इस प्रक्षुब्ध प्रवाह के लिए, जैसे मैंने अभी बताया था, अगर हम धीरे से टोंटी खोलें तो बिल्कुल एक धारा के रूप में जल गिरता है, तो वो धारा रेखीय प्रवाह है। लेकिन अगर तेज खोल दें तो प्रवाह धारा रेखीय नहीं है। तो एक निश्चित वेग ऐसा होता है कि जिस वेग से अगर कम वेग है तो प्रवाह धारा रेखीय कहलाता है, और उससे अगर अधिक वेग है तो प्रवाह प्रक्षुब्ध प्रवाह वेग कहलाता है। उस वेग को कहते हैं क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रांतिक वेग, VC से डिनोट करते हैं। अगर वेग क्रांतिक वेग से कम है तो प्रवाह धारा रेखीय होगा, और अगर वेग क्रांतिक वेग से अधिक है तो प्रवाह धारा रेखीय होगा। आपने देखा होगा जब हम घरों में सरसों का तेल कीप से डालते हैं तो वो जो तेल गिरता है बिल्कुल धारा के रूप में गिरता है, तो वो प्रवाह धारा रेखीय है और उसमें कभी भी हम तेज़ी से नहीं गिराते।
धीरे से गिराते हैं ताकि धारा रेखीय प्रवाह रहे और वो आराम से गिर पाए। अब आता है रेनॉल्ड अंक, रेनॉल्ड संख्या। रेनॉल्ड संख्या क्या होती है कि लघु दरों पर प्रवाहित होने वाले शांत तरलों के लिए प्रक्षुब्ध प्रवाह की दर कम होती है, यानी प्रक्षुब्ध प्रवाह की जो संभावना है वो कम ही होती है। अब ये प्रोफेसर रेनॉल्ड थे, उन्होंने 1883 में एक विमाहीन अंक दिया और उसे इस प्रकार परिभाषित किया कि जिसके मान से हमें उस तरल के प्रवाह का पता लगता है कि वो प्रक्षुब्ध होगा या नहीं, उस अंक को ही कहते हैं रेनॉल्ड अंक, रेनॉल्ड संख्या, जिससे हमें ये पता लगे कि उसका मान प्रक्षुब्ध होगा या नहीं होगा। अगर इसका मान 2000 से कम है, इसे RE से डिनोट करते हैं, अगर ये लेस देन है 2000 तो द्रव का प्रवाह धारा रेखीय होता है। अगर इसका मान 2000 से 3000 के बीच है तो प्रवाह धारा रेखीय भी हो सकता है और प्रक्षुब्ध भी हो सकता है। लेकिन अगर ये 3000 से ग्रेटर है तो फिर प्रवाह प्रक्षुब्ध प्रवाह होता है। सबके समझ में आ गए होंगे। दो तरह के प्रवाह हुए, धारा रेखीय प्रवाह और प्रक्षुब्ध प्रवाह। वेग क्रांतिक वेग से कम है तो प्रवाह धारा रेखीय होगा, और अगर वेग क्रांतिक वेग से अधिक है तो प्रवाह प्रक्षुब्ध प्रवाह होगा। रेनॉल्ड नंबर के नाम आधार पे भी देख सकते हैं। 2000 से कम है, ये नली पे निर्भर करता है। 2000 से कम है तो प्रवाह धारा रेखीय है, 2000 3000 के बीच है तो दोनों प्रकार में से कोई सा भी हो सकता है, और अगर 3000 से मोर है तो फिर ये प्रवाह प्रक्षुब्ध प्रवाह होता है। अब आपने बर्नौली प्रमेय पढ़ी है कि किसी आदर्श द्रव का जब धारा रेखीय प्रवाह होता है तो उसके एकांक आयतन की तीनों ऊर्जाओं का योग नियत होता है, P + ½ ρv² + ρgh = नियतांक। P एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, ½ ρv² एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा और ρgh एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा। इन तीनों का योग नियत रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर एक ऊर्जा कम हो जाती है तो दूसरी ऊर्जा बढ़ जाती है, योग उतना ही रहना है। तो इस बर्नौली प्रमेय के आधार के कुछ अनुप्रयोग हम देखते हैं। नंबर 1, हवाई जहाज के पंखों की आकृति। आपने शायद सभी ने हवाई जहाज नहीं देखा होगा, उसके पंख नहीं देखे होंगे। तो हवाई जहाज के जो पंख होते हैं उसकी जो पंखों की आकृति होती है वो ऐसे होती है, ऊपर से गोलीय और नीचे से फ्लैट, बिल्कुल चपटे। ऊपर से गोलीय और नीचे से बिल्कुल चपटे होते हैं। तो जब हवाई जहाज नीचे पृथ्वी पर दौड़ता है तो दौड़ते समय ऐसे जब उसके पंख फैले हुए होते हैं तो जो हवा आती है अब ऊपर से तो ऐसे गोलीय मार्ग पर जाएगी ऐसे, और नीचे से फ्लैट पे जाएगी। तो आप देख रहे होंगे कि इसे ऊपर से ज़्यादा रास्ता तय करना पड़ेगा और नीचे से कम रास्ता तय करना पड़ेगा। तो जब ऊपर से इसे ज़्यादा रास्ता तय करना पड़ेगा और नीचे से कम रास्ता तय करना पड़ेगा तो इसके वेगों में अंतर आ जाएगा, और वेग पे निर्भर करती है हमारी गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा के लिए अब नीचे की जो गतिज ऊर्जा है, नीचे की गतिज ऊर्जा कम और ऊपर की गतिज ऊर्जा अधिक। और जब गतिज ऊर्जा अधिक हो गई, स्थितिज ऊर्जा दोनों कांस्टेंट है क्योंकि पृथ्वी से ऊंचाई समान बनी हुई है। तो जब गतिज ऊर्जा अधिक हो गई तो दाब क्या रह जाएगी, दाब ऊर्जा कम। तो ऊपर से दाब कम रह जाएगा और नीचे से दाब अधिक हो जाएगा। तो इसीलिए अब जब वो धरती पर हवाई जहाज दौड़ रहा है
तो उसके पंखों पर अब नीचे की तरफ से दबाव अधिक लगेगा और दबाव अधिक लगने के कारण अब वो हवाई जहाज को ऊपर उड़ाने में मदद करेगा। तो इसीलिए ये हवाई जहाज के पंखों की विशेष आकृति बनाई जाती है। दूसरा, गहरा जल सदैव शांत होता है। आप डिस्कवरी वगैरह पे देखते होंगे, जो जलीय जीव हैं जो बिल्कुल गहरे पानी में रहते हैं तो वहाँ का जल दिखाते हैं बिल्कुल शांत होता है। तो वो क्यों शांत होता है? क्योंकि उसकी गहराई बहुत अधिक है। तो जब गहराई बहुत अधिक है तो दाब भी बहुत अधिक होगा, P बराबर HD। अब जब दाब अधिक होगा तो दाब ऊर्जा ज़्यादा हो गई, तो इसलिए गतिज ऊर्जा क्या रह जाएगी? कम। और ये दाब ऊर्जा इतनी अधिक हो जाएगी कि गतिज ऊर्जा बहुत न के बराबर नगण्य होगी, इसीलिए वो पानी न चलता हुआ यानी बिल्कुल शांत प्रतीत होता है। तीसरा, आंधी तूफान में टीन का उड़ना। आपने महसूस भी किया होगा, देखा भी होगा, जब आंधी चलती है तो जो छप्पर, टीन समझ गए होंगे सब, जो घरों पर टीन पड़े हुए होते हैं छप्पर की जगह, वो उड़ जाते हैं। जबकि वो फिट भी हैं, ऐसा नहीं कि केवल रखे हुए हैं, वो फिट हैं, फिर भी उड़ जाते हैं। तो क्यों हुआ ऐसा? अब आप समझें, ये ऊपर टीन रखा हुआ है, नीचे मकान है, इधर चारों तरफ दीवार है। अब जब आंधी चलेगी तो आंधी का वेग बहुत अधिक होगा, तो जब ये टीन के ऊपर से जाएगी तो वेग बहुत अधिक, तो वेग बहुत अधिक होने के कारण गतिज ऊर्जा भी क्या हो गई? अधिक। अब कमरे में तो नहीं वो घुसी, तो जब कमरे के अंदर नहीं पहुंची तो कमरे के अंदर तो नहीं फर्क पड़ा, तो ऊपर गतिज ऊर्जा ज़्यादा होने के कारण दाब ऊपर से क्या रह गया? कम। इस टीन के ऊपर से दाब क्या रह गया? कम, गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण। जबकि नीचे से दाब उतना ही रहा, तो जब ऊपर से दाब कम रह गया तो नीचे से दाब क्या हो गया? अधिक। और जब दाब अधिक हो गया तो अब ये टीन ऊपर उठ जाएगा, और टीन ऊपर उठ के जो वायु ऊपर से आंधी तूफान चल रहा है उसके साथ हो जाएगा, और इसीलिए ये टीन उड़ जाएगा। फव्वारे पर टिकी गेंद। पानी का फव्वारा नीचे से निकल रहा है और फव्वारा ऐसे फैल के जाएगा। अब मान लिया मैं इसमें किसी तरह ऐसे एक यहाँ बॉल छोड़ दूं, तो ये बॉल यहीं नाचती रहेगी। क्यों? ये भी बर्नौली प्रमेय के कारण है। अब जब इसे बॉल को आप यहाँ छोड़ेंगे तो पानी इसके चारों तरफ से ऐसे घूम के जाएगा, और ये पानी का वेग बहुत क्या है? ज़्यादा, फव्वारा है। तो जब वेग ज़्यादा है तो वेग ज़्यादा होने के कारण गतिज ऊर्जा भी क्या हो गई? इसकी ज़्यादा हो गई, अधिक हो गई। गतिज ऊर्जा अधिक हो गई तो दाब क्या रह गया? कम। तो दाब कम रहने का मतलब अब इधर को दाब कम पड़ेगा और इधर से दाब उतना ही है। तो जब दाब इधर से कम पड़ेगा, इधर से दाब उतना ही है, तो जैसे ही ये बॉल बाहर को निकलना चाहेगी पानी से, तो वो दाब इसे फिर पानी के अंदर ले आएगा, क्योंकि दाब बाहर का ज़्यादा है। तो इसीलिए ये पानी के बीच में ही बॉल फव्वारे पर ही नाचती रहेगी। इसी का एक उदाहरण ऐसा हो सकता है, अगर मैं मुंह में एक पाइप लूँ और पाइप में उससे फूंक मारूँ तो वो फूंक ऐसे फैल के जाएगी, और उसके नीचे में यहाँ बॉल छोड़ दूँ, तो जब पाइप से फूंक जाएगी ऐसे, या पानी प्रेशर से जा रहा हो, तो जब पानी निकलेगा फव्वारे के रूप में, नीचे यहाँ एक बॉल छोड़ दूँ तो ये बॉल नीचे नहीं गिरेगी। क्यों नहीं गिरेगी? क्योंकि जब ये वेग अधिक है तो वेग अधिक होने के कारण गतिज ऊर्जा अधिक हो जाएगी, और गतिज ऊर्जा अधिक हो जाएगी तो दाब क्या रह जाएगा? कम। तो ऊपर से दाब कम रह गया और नीचे से दाब क्या रहा? अधिक, उतना ही रहा। तो अगर ये नीचे को गिरेगी तो ये दाब ऊपर को ज़्यादा लगेगा, तो दाब इसे फिर वहीं ले आएगा, तो इसीलिए अब बॉल नीचे को नहीं गिरेगी। रेलगाड़ी की तेजी से प्लेटफार्म से गुजरने पर प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति का रेलगाड़ी की ओर झुक जाना। मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूँ, ऐसे रेलगाड़ी मेरे सामने से ऐसे बहुत तेज़ी से गुजरी, तो आपने ध्यान दिया होगा कि वहाँ से अनाउंस होता है, कृपया प्लेटफॉर्म पर पीछे को हो जाएं, रेलगाड़ी गुजरने वाली है। तो इसका भी कारण है। तो वह ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि जब रेलगाड़ी आएगी तो उसका वेग बहुत अधिक होगा। वेग बहुत अधिक होने का मतलब हाफ रो वी स्क्वायर गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, अधिक। और गतिज ऊर्जा अधिक होगी तो दाब क्या रह जाएगा, कम। तो जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ से जब रेलगाड़ी ऐसे गुजरेगी तेज़ी से तो दाब यहाँ का कम रह गया, जबकि मेरे पीछे से जो कमर पर दाब लग रहा है वो उतना ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इसका मतलब जब आगे वाला दाब कम रह गया तो ये पीछे वाला दाब क्या हो गया, बढ़ गया। तो मुझे ऐसा लगेगा कि किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया। तो किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया है तो इसलिए मैं कहाँ की ओर गिर जाऊंगा, आगे की ओर। तो इसीलिए मैं उसे इतनी दूरी पर खड़ा रहना चाहिए प्लेटफॉर्म से, ताकि उस दाब का प्रभाव ना पड़ पाए। तो आपने सुना होगा एक्सीडेंट होते हैं बहुत, कि जब रेलगाड़ी सामने से आई वो अचानक गिर गया और गिर के उसका एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद आता है समांतर दिशा में पास पास चलते दो जलयानों के बीच आकर्षण। दो जलयानों के बीच आकर्षण। दो जलयान ऐसे चल रहे हैं बिल्कुल पानी में, समांतर चल रहे हैं, तो वो तो तेज स्पीड से चलते हैं। तो जब तेज स्पीड से चल रहे हैं तो उनका भी वेग क्या होगा, अधिक होगा। वेग अधिक होगा तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, अधिक। और जब गतिज ऊर्जा अधिक होगी तो दाब क्या रह जाएगा, कम। तो इस साइड में दाब कम रह जाएगा, जबकि इस साइड से दाब उतना ही रहेगा। तो ऐसा लगेगा कि दोनों को कोई अंदर को भेज रहा है, तो इसलिए वे दोनों पास आ जाएंगे। आप एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। ये मेरे पास दो कागज़ की पट्टियाँ हैं, देखो, और अब मैं इनके बीच में फूंक मारता हूँ। क्या महसूस किया आपने? जब मैं फूंक मारता हूं तो ये दोनों पास आती हैं पट्टियां। देखो मैं सीधे फूंक मार रहा हूं, इन पे नहीं फूंक मार रहा हूं। ये दोनों पट्टियां आप देख रहे हो पास आती हैं। फूंक मैं सीधी मार रहा हूं इनके बीच, तो ये पास क्यों आई? देखो मैं फूंक ऐसे मार रहा हूं तो इधर की तरफ वेग ज़्यादा हो गया। वेग ज़्यादा हुआ तो गतिज ऊर्जा भी अधिक हो गई। गतिज ऊर्जा अधिक हुई तो दाब क्या रह गया, कम। और इधर से दाब उतना ही रहा। तो जब इधर से दाब उतना ही रहा और बीच से दाब कम हो गया तो वो दाब इन्हें पट्टियों को अंदर ले आया, और इसलिए ये आपस में एक दूसरे के पास आ जाती हैं। मैग्नस प्रभाव। आप सब क्रिकेट के शौकीन होंगे। आपने देखा है जो बॉल फेंकते हैं, स्पिन बॉल फेंकते हैं, तो जब वो बॉल फेंकते हैं तो ऐसे बॉल फेंकते हैं सीधे, और जब ऐसे बॉल फेंकते हैं तो वो बॉल नीचे को जाती है परवलयाकार मार्ग पे। वो क्यों जाती है? यही घटना मैग्नस प्रभाव है। ये भी बर्नौली प्रमेय के कारण ही है। आप समझने की कोशिश करें। ये बॉल ऐसे जा रही है घूमती हुई, ये ऐसे घूमती हुई, और वायु जब ऐसे जा रही है तो वायु तो ऐसे आ रही है, तो वायु ऐसे आ रही है। अब आप ध्यान दें, ऊपर देखो ये दोनों वेग विपरीत हो गए, तो विपरीत हो गए, और नीचे दोनों वेग एक ही साइड में हो गए। तो जब ऊपर वेग विपरीत हो गए तो घटाने के बाद ऊपर वेग कम रह जाएगा और नीचे वेग क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। दोनों का जोड़। ऊपर वेग कम रह गया तो वेग कम रहने का मतलब गतिज ऊर्जा भी क्या रह गई, कम। गतिज ऊर्जा कम रह गई तो दाब ज्यादा हो गया। नीचे वेग ज्यादा है तो गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, तो दाब क्या रह गया, कम। ये दाब कम और ये दाब अधिक। तो जब ऊपर से दाब अधिक पड़ा तो यो गेंद कहाँ को आएगी, नीचे को आएगी। और इसीलिए गेंद का पथ कैसा हो जाता है, परवलयाकार, और ये जाती है गेंद और एकदम कहीं से टकराती है, और टकराने के बाद फिर किधर को भी मुड़ जाती है। वही स्पिन बॉलिंग कहलाती है, और इसी की वो प्रैक्टिस करते हैं। तो इस पर भी बर्नौली प्रभाव का इफेक्ट पड़ता है। अब इसके बाद है कनित्र।
कनित्र क्या होता है जरा ध्यान से समझें। कनित्र में आपने सबने ये देखा होगा, और ऐसे दबाते हैं तो ये ऐसे जाता है, स्प्रे निकलता है इससे ऐसे, एक पिचकारी टाइप भी आती है, ऐसे करते हैं तो उससे स्प्रे निकलता है। तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर। देखो पीछे मान लिया रबड़ की बॉल लगी हुई है, ये इसके बाद में पाइप होता है, पाइप से नीचे ये बॉक्स फिट होता है जिसमें द्रव भरा हुआ होता है, और यहां से ये स्प्रे होता है। अब होता क्या है, जब हम पीछे से बॉल को दबाएंगे तो दबाने के कारण क्या होगा कि इससे वायु तेजी से निकलेगी। अब जब वायु तेजी से निकलेगी तो वेग अधिक हो गया, तो वेग अधिक होने के कारण गतिज ऊर्जा भी अधिक हो गई, तो दाब यहाँ क्या रह गया, कम, जबकि नीचे से दाब उतना ही रहा। तो इस दाब के कारण ये द्रव इसमें ऊपर चढ़ जाता है, और जब द्रव ऊपर चढ़ जाता है और जो पीछे से हम एयर का प्रेशर दे रहे हैं तो उसके साथ वो द्रव मिल जाता है, और द्रव मिलने के कारण अब वो बूंदों बूंदों के फुहार के रूप में बाहर निकलता है। तो ऐसे ही दबाते रहते हैं और उससे वो छिड़कते रहते हैं। ये है कनित्र। अब इसके बाद है बुनसन बर्नर। आजकल सभी घरों में गैस का चूल्हा यूज हो रहा है, तो आपने देखा है कि गैस का सिलेंडर है, सिलेंडर से पाइप जा रहा है, पाइप के बाद फिर वो स्विच बीच में लगा हुआ है, स्विच के बाद फिर पाइप से है, फिर उसके बाद बर्नर है, बर्नर में बहुत सारे छेद हैं। तो जब हम जलाते हैं तो उस छेद के बाद ही फ्लेम जलती है, वो आग होती हुई सिलेंडर तक क्यों नहीं पहुंच जाती? गैस के सिलेंडर तक पहुंच जानी चाहिए आग, लेकिन गैस के सिलेंडर तक तो नहीं पहुंचती। क्यों नहीं पहुंचती? अब जरा ध्यान दें, जो हम वो नॉब घुमाते हैं, जब हम उसे खोलते हैं तो उसके पीछे क्या लगा हुआ है, नोजिल लगा हुआ है। नोजिल का मतलब बहुत बारीक छिद्र है, उस बहुत बारीक छिद्र में से वो गैस निकलती है। तो जब बहुत बारीक में से निकलेगी तो उसका वेग बहुत अधिक होगा, और जब वेग बहुत अधिक होगा तो वेग बहुत अधिक होने के कारण, और जो ये पाइप लगा रहता है तो इस पाइप में यहाँ छिद्र होते हैं, छिद्र में से जिनमें से आती है वायु। अब जब वेग अधिक होगा तो दाब क्या रह गया, कम, और इधर से दाब उतना ही। अब दाब उतना ही होने के कारण अब ये ऊपर जब जाएगी तो इसके साथ ये वायु अंदर प्रवेश करेगी, तो इसके साथ मिल जाएगी। वेग बहुत ज़्यादा है तो इतने में ये यहाँ आ जाएगी, वायु की उपस्थिति में ही कोई चीज़ जलती है। तो ऊपर जैसे ये बर्नर लगा हुआ है तो ये फ्लेम यहाँ आके पकड़ेगी और यहाँ पे ये ज्वाला जलेगी। इसी तरह होता है उस गैस के बर्नर में भी, कि जो यहाँ हमारे पास वो चूल्हा लगा हुआ है, चूल्हे में जो ये बर्नर ऊपर लगा हुआ है इसमें छिद्र है, तो जब ये इतनी तेज़ी से जाएगी, अगर ये नोजिल किसी वजह से इसका छिद्र वो बारीक ना रहे, मोटा हो जाए, तो फिर दिक्कत आ सकती है, ये आग पकड़ सकता है अंदर भी। तो इसीलिए वो छिद्र बहुत बारीक रखते हैं ताकि उससे बहुत वेग से गैस निकले, और जब वो वेग से गैस आएगी तो वो आगे जाने पर ही फ्लेम पकड़ेगी, उससे पहले फ्लेम नहीं पकड़ेगी। इसी तरह फिल्टर पंप, फिल्टर पंप में क्या होता है, इसकी सहायता से निर्वात उत्पन्न किया जाता है। क्या उत्पन्न किया जाता है, निर्वात। किसे कहते हैं निर्वात? वायु के भी बिना, जहां पर वायु भी ना हो। अब ये देखें, इसके अंदर निर्वात उत्पन्न करना है, यहां से ये जल डाला जाएगा, जब डाला जाएगा यहां से मुंह इसका बारीक है तो वेग ज़्यादा होगा, तो यहां से ये ज़्यादा वेग से निकलेगा।
तो जब ज़्यादा वेग से निकलेगा तो दाब अंदर क्या रह जाएगा, कम। दाब अंदर कम रह जाएगा और यहाँ का दाब उतना ही रहेगा। तो उतने ही दाब के कारण जो इसके अंदर की वायु भरी हुई है वो वायु इसमें से एंटर कर जाएगी, और एंटर करने के बाद तो जो यहाँ से फुहार निकलेगी उस फुहार के साथ ये वायु भी बाहर निकल जाएगी। इसके अंदर की सारी वायु इसमें एंटर कर जाएगी और यहाँ पर निर्वात उत्पन्न हो जाएगा। तो इसमें भी हमने किसका यूज किया है, बर्नौली की प्रमेय का। अब इसके बाद है धमनियों का फड़फड़ाना तथा हृदयघात। आपने सुना होगा हार्ट अटैक, वो भी इसी के कारण है। समझें जरा, जब हमारे हार्ट के द्वारा पंपिंग की जाती है तो ब्लड हमारी धमनियों में जाता है, और धमनियों में ब्लड जाता है, फिर वहाँ से वो एनर्जी देता है और फिर वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड सब सिराओं द्वारा आती है। अब जब धमनियों में ब्लड जाता है तो होता क्या है कि कोलेस्ट्रॉल जम जाता है उन धमनियों के अंदर। एक पाइप है, आप ऐसे मान के चलें ये धमनी है जिसमें वो रक्त जा रहा है, एक पाइप है, और इस पाइप के अंदर अब वो कोलेस्ट्रॉल जम गया। जैसे घरों में तुमने देखा हो पाइप होते हैं, पाइप के अंदर काई जम जाती है, तो ऐसे ही ये काई जम गई, इधर भी जम गई और इधर भी जम गई। तो क्या अब पाइप के मुंह की चौड़ाई उतनी रह गई? नहीं रही। तो ये पाइप कम चौड़ा रह गया, बारीक हो गया। अब जब बारीक हो गया तो इधर से जो ब्लड हमारा आ रहा है, अब वो ब्लड इतने मोटे पाइप में खुद नहीं जा रहा है, अब उसे तो जगह कम ही रही। तो इस कम जगह में वो भेजने के लिए पीछे से प्रेशर क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो अब हार्ट को प्रेशर ज़्यादा देना पड़ेगा। तो जब प्रेशर ज़्यादा देगा हार्ट, तो यहाँ पे बारीक रह जाने के लिए वेग क्या हो जाएगा, अधिक, और वेग अधिक हो गया तो गतिज ऊर्जा अधिक हो जाएगी। दाब क्या रह जाएगा, कम। अंदर दाब कम रह जाएगा, बाहर से धमनियों पे उतना ही दाब पड़ रहा है, तो ये धमनी क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी, चिपकेगी। फिर पीछे से प्रेशर आया, फिर इसमें से ब्लड निकलेगा, फिर ये खुलेगी, फिर चिपकेगी। तो यही कहलाता है धमनी का फड़फड़ाना। और धमनी फड़फड़ाएगी, और अगर कोलेस्ट्रॉल यहाँ इतना ज़्यादा जम गया इस नली में कि ये नली बंद हो गई, तो जब नली बंद हो जाएगी तो अब पीछे से ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, अब हार्ट अटैक का खतरा हो जाएगा। तो फिर इसका क्या इलाज करते हैं डॉक्टर्स, बाईपास सर्जरी आपने सुना होगा, या स्टंट डालते हैं। स्टंट डालने का मतलब यहाँ पे ऐसे स्टंट डाल देंगे कि ये पाइप खुल जाए, नहीं तो कोई हिस्सा काट कर ऐसे लगा देंगे, बाईपास बना देंगे। यहाँ से काटा और यहाँ से काटा, और एक नली यहाँ से यहाँ तक जोड़ दी। अब यहाँ से कोई मतलब ही नहीं, यहाँ से बंद, अब यहाँ हो जाएगी ब्लड की सप्लाई। यही बाईपास कहलाता है और इसे कहते हैं बाईपास सर्जरी। इसके बाद आता है वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर जिसकी सहायता से किसी नली में जल के प्रवाह की दर ज्ञात कर सकते हैं, उसे कहते हैं वेंचुरीमीटर। अब इस वेंचुरीमीटर में क्या होता है समझ लें आप, कैसे निकालते हैं। एक बारीक नली यहाँ जुड़ी हुई होती है, एक मोटी नली यहाँ जुड़ी हुई होती है। इसमें को द्रव बह रहा है, किसी कात के कारण इसमें भी द्रव ऊपर चढ़ जाएगा और इसमें भी द्रव ऊपर चढ़ जाएगा, और मान लिया इन दोनों तलों के जो बीच का अंतर है ऊंचाई का वो h है। यहाँ का जो नली का क्षेत्रफल है ज़्यादा है, वो है A1, और यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो कम है, वो मान लिया है A2। यहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा है तो वेग कम होगा V1, यहाँ क्षेत्रफल कम है तो वेग अधिक होगा V2। अविरक्ता का सिद्धांत आपने द्रवों के प्रवाह की समीकरण पढ़ी है, A1 V1 बराबर A2 V2, यानी V2 बटे V1 बराबर आ गया A1 बटे A2। अब इसके बाद जो बर्नौली प्रमेय है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर नियतांक, लेकिन ये प्रवाह क्षैतिज हो रहा है, तो क्षैतिज प्रवाह के लिए बर्नौली की प्रमेय है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर बराबर नियतांक।
यानी P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। P1 माइनस P2 बराबर हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। हाफ रो V1 स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर माइनस 1, लेकिन समीकरण 1 में V2 बटे V1 है, A1 बटे A2, तो हाफ रो V1 स्क्वायर, तो ये हो गया A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1, A2 स्क्वायर लघुत्तम ले लेता हूँ तो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब इन दोनों के जो बीच की ऊंचाई है वो h है, तो दाब का हमने सूत्र पढ़ा है P बराबर HdG, यानी P1 माइनस P2 इसे बराबर रख देंगे h रो g। रो से रो कैंसिल, तो यहां से देखें आप V1 स्क्वायर बराबर 2GH A2 स्क्वायर बटे A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, या V1 बराबर A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। और इसीलिए जो इस नली में द्रव बह रहा है उसके जो प्रवाह की दर होगी, प्रवाह की दर का मतलब है एकांक आयतन से, यानी प्रति सेकंड बहने वाले द्रव का आयतन। तो प्रति सेकंड बहने वाले द्रव का आयतन होगा A1V1 यानी A2 V2। Q से रिप्रेजेंट करेंगे तो Q बराबर A1 V1 इक्वस टू A2 V2। तो इसे जो V1 का मान आया था इसे किससे गुना कर दो, A1 से, तो A1 इंटू ये A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। इस सूत्र की सहायता से ही हम नली में प्रवाह की दर निकाल सकते हैं। आशा है आप सभी की समझ में आया होगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा, अगर आप वीडियो को थोड़ा देखेंगे तो कुछ भी आपकी समझ में फिर आने वाला नहीं है। इसलिए सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू, धन्यवाद।